प्रथम अकादमिक सत्र में और इस द्वितीय अकादमिक सत्र में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा पर बातचीत को सुना और आज मुझे याद आने लगा, आज 19 नवंबर है और पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ करके रखा गया दिवस है। आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस। रानी लक्ष्मीबाई जिनका संबंध बनारस से है, जन्मभूमि है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हमारे यहाँ एक महिला छात्रावास भी है। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी शख्सियत है जिनको हम कह सकते हैं कि एक देश की जो राष्ट्रीय चेतना जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में सुबह से लेकर अभी तक सुमन जैन तक हमने बातचीत को सुना और ये माना जाता है कि शंकराचार्य जब भारत के 4 कोनों में 4 धाम की स्थापना की संकल्पना करते हैं तो वो एक राष्ट्र की संकल्पना के साथ भारत को के 4 कोनों को जोड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत से उपजी भक्ति थी उसका जो प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष भर में हुआ, ये जो भक्ति आंदोलन है या भक्ति संबंधी जो चेतना है वो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ती है। ये भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ने की बातें शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में होती हैं और आज हमने सुमन जैन के वक्तव्य में उपनिषद की परंपरा तक की यात्रा की। लेकिन बच्चों कहने की आदत है लेकिन भाइयों बंधुओं, राष्ट्र का एक अर्थ होता है। राष्ट्र का अर्थ एक निश्चित भूभाग, उसमें रहने वाली जनसंख्या, उनकी संस्कृति के साथ साथ उनकी एक निश्चित राजनैतिक चेतना, उनकी एक निश्चित संप्रभुता और एक निश्चित राजनीतिक लक्ष्य या सरकार से भी होता है। इन सब से के मिले जुले तत्व से एक राष्ट्र का निर्माण होता है और इस संदर्भ में अगर हम राष्ट्र की इस परिकल्पना को लेकर के अगर हम बातचीत राष्ट्रीय चेतना की करते हैं तो आधुनिक युग में जब भारतेंदु भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस चिंता के साथ साहित्य में आते हैं तो यहाँ से ये जो राष्ट्रीय चेतना की परिभाषाएं दी गई हुई हैं उस राष्ट्रीय चेतना की परिभाषा के मुताबिक एक हम कह सकते हैं कि यहाँ से राष्ट्रीय चेतना का एक बीज वपन होता है। ये बीज वपन पल्लवित और पुष्पित होता हुआ धीरे धीरे फिर भारतेंदु युगीन कविता के साथ साथ द्विवेद युग, छायावाद युग और आगे भी और दूसरे युग तक बढ़ता हुआ चला जाता है। और ख़ास तौर से हम जब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के कवि हैं, जो द्विवेदी युग के कवि हैं, उन पर काफ़ी चर्चा हुई, जिन्होंने विशेष तौर पर भारतेंदु से शुरू करिए तो पूरा दिनकर तक की भी चर्चा हुई। दिनकर बहुत बड़े बड़े कवियों की चर्चा हुई जिनकी कविताओं में हम राष्ट्रीय स्वाधीनता, संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक समझ इन सबको हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि राष्ट्रीय चेतना आखिर में है क्या, इस पर जब मैंने विचार किया तो मुझे ये समझ में आया कि राष्ट्रीय चेतना वास्तव में एक मूल्य दृष्टि है। एक ऐसी मूल्य दृष्टि है जो हमारे विवेक का सृजन करती है, हमारे भीतर एक, हमारे विवेक के साथ साथ हमारे भीतर एक सृजन का संस्कार लाती है और हमारे भीतर एक संकल्प को जन्म देती है जिससे कि एक राष्ट्र की अस्मिता का निर्माण होता है। राष्ट्रीय चेतना जो है वो इतिहास से लेकर के भविष्य तक की एक सांस्कृतिक यात्रा का सजग अनुभव है, क्योंकि इस राष्ट्रीय चेतना का उदय, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आधुनिक युग में, उपनिवेशवादी युग में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन वर्तमान समय जो था उस वर्तमान समय में
जो औपनिवेशिक समाज था, उस औपनिवेशिक समाज की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर के, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वर्तमान के प्रति असंतोष, अतीत के प्रति गौरवबोध और उज्जवल भविष्य के निर्माण की योजना, इन तीन चीजों के साथ राष्ट्रीय चेतना अपनी संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि जितने भी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं या ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के चिंतक हैं, वह हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा को इस दृष्टि से याद दिलाते हैं कि हम हतदर्प नहीं हैं, बल्कि हतदर्प होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यह गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। निराला बार बार कहते हैं, जागो फिर एक बार, सिंहों की नाद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। फिर शब्द की का बात करते हैं। हम पहले से जगे हुए थे, लेकिन कुछ वर्तमान परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं जिसके कारण हतदर्प जैसी संज्ञा, हतदर्प जैसे विशेषणों से हमें नवाजा जा रहा है। तो इससे उभरने के लिए एक नई चेतना, नया उत्साह, नई ऊर्जा, नया ओज भरने के लिए इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के चिंतकों ने, विचारकों ने अपने साहित्य रचना के माध्यम से एक तरफ राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष हो रहा है और दूसरी तरफ यह साहित्यकार अपनी अपनी लेखनी के माध्यम से कलम के सिपाही बन करके इस स्वाधीनता संग्राम में लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं। आपको याद होगा, भारती जय विजय करे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये सब उस समय के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रयाण गीत बन गए थे। तो साहित्य और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां लगातार चल रही हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को दिशा दे रहे हैं। तो आज 19 नवंबर को ये जो संगोष्ठी हो रही है, इस संगोष्ठी के संदर्भ में जैसे मुझे महारानी लक्ष्मीबाई याद आई, जिनका जन्म आज ही के दिन 1828 में काशी में हुआ था और बाद में झांसी की रानी के रूप में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने का श्रेय जिनको जाता है। उसी तरह से हमें छायावाद और छायावादोत्तर के बीच के एक कवि याद आते हैं और उन कवि का नाम है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनको मैंने क्यों याद किया? इसका कारण भी ये है कि इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 19 नवंबर 1907 को ग्वालियर में जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का जन्म हुआ था और बहुत सारे इतिहास ग्रंथों में और आज के वक्तव्य में भी किसी किसी के मुंह से अचानक निकला जगन्नाथ प्रसाद, बस इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। तो ये जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का भी नाम मैंने खाली देखा कई जगह किताबों में, तो मुझे जिज्ञासा हुई 19 नवंबर के कारण कि 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ है और 19 नवंबर को संगोष्ठी है, तो जरा मैं पता करती हूँ ये इनके बारे में। और तो जब मैंने उनको पता किया, उनके साहित्य सृजन के बारे में बहुत कम सामग्री मिलती है, तो जब मैंने उनके बारे में पता किया तो आपको दिखाई दे, बस हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस सूची खाली आपको उनके रचनाओं की दे दें और उससे केवल इतनी झलक मिल जाएगी कि कैसे राष्ट्रीय चेतना के जितने भी तत्व हैं, गौरवबोध, अतीत के प्रति गौरवबोध, वर्तमान के प्रति निराशा, अपने राष्ट्रवीरों को याद करना, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा भाव, एक स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना, ये जो कुछ भी राष्ट्रीय चेतना के तत्व हैं, वो सारे तत्व केवल उनकी रचनाओं के नाम गिनाने भर का मुझे समय है। यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे भी सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेना है, तो केवल उनकी रचनाओं का नाम इस संदर्भ में मैं सुना देना चाहती हूँ कि मुझे हम सभी को राष्ट्रीय चेतना पर जो संगोष्ठी में हम सब भाग ले रहे हैं और जिसका जन्म आज ही के दिन हुआ है, तो उनको भी हम उनकी जयंती भी एक तरह से मना लेंगे और ये बिल्कुल विषयानुकूल और समयानुकूल हमारी श्रद्धा सुमन उनको समर्पित हुए। तो अगर जो मिलिंद जी थे, जो ग्वालियर के थे, और जो हम राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में अनेक बार ये बात आई कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत था और नमक कानून, नमक सत्याग्रह, ये सारी बहुत सारी चीजें थी जो राष्ट्रीय चेतना को बल दे रही थी।
गांधी जी का बहुत प्रभाव था। ये बात अलग है कि आज भी ये चिंता व्यक्त की गई कि आज हम गांधी जी को एक खलनायक के रूप में प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि कौन व्यक्ति किस एंगल पर नायक है और किस एंगल पर खलनायक है। तो खैर ये हमारी चिंता की बात नहीं। मुझे ये बताना है कि ये मिलिंद जी थे, मिलिंद जी गांधी जी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए। गांधी जी जो स्वदेशी, स्वभाषा, स्वशिक्षा आदि का समर्थन कर रहे थे, तो गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के ग्वालियर में सरकारी स्कूल में जो अंग्रेजों से के जो स्कूल थे उसमें वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी और जो भारतीय परंपरा के स्कूल थे, यानी कहने का मतलब ये घटना मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाल्यावस्था से ही उनके भीतर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई थी जब वो उनकी स्कूलिंग चल रही थी। और वो स्कूल टाइम में ही उन्होंने गांधी जी के वक्तव्य से प्रभावित होकर के अपने स्कूल को अंग्रेजों वाले स्कूल को छोड़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ने का निर्णय ले लिया था। और गांधी जी के ही प्रभाव के कारण बाद में ग्वालियर छोड़ करके वो बनारस में काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित है, वहाँ पर अध्ययन के लिए आ गए थे। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे साहित्यकार ऐसे थे जो केवल कलम के सिपाही नहीं थे, बल्कि सीधे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय सदस्य भी थे, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, अभी आप लोग सुन रहे थे उनके बारे में। इसी तरह से मिलिंद जी भी थे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जब वो काशी विद्यापीठ में अध्ययन के लिए आए तो वहाँ पर इन्हें आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों का सानिध्य मिला। कुछ दिनों तक इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन किया, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से इनको सांस्कृतिक चेतना मिली, और कुछ समय तक इन्होंने पत्रकारिता भी की, और पत्रकारिता करने के कारण उन पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों से भी प्रभावित हुए। तो उनकी जो साहित्यिक और ये जो राजनीतिक, कई बार ये जेल भी गए, और जेल के कुछ रचनाएं इन्होंने जेल में भी लिखी हैं, और कुछ रचनाएं स्वतंत्र रूप से ऐसे बाल्यावस्था में भी लिखी है। और खादी का उपयोग जीवन भर करते थे, और स्वयं वर्धा में रह करके चरखा चला करके जो सूत काटते थे, उसी सूत से बने हुए वस्त्र को ही धारण करते थे बाल्यावस्था से। इनके बारे में लिखा हुआ है कि 20 वर्ष की आयु में जब इनका विवाह होना था, और विवाह पर जो इनके लिए कपड़े तैयार किए गए, उस कपड़ों का उन्होंने त्याग कर दिया और कहा कि मैं तो केवल खादी के ही कपड़ों को पहनूंगा। ये इनका एक सोच है, एक विचार है, और उसी सोच विचार के आधार पर इनका जो रचना संसार है, वो रचना संसार निर्मित होता है। तो आप सोचिए बच्चों कि मैंने मिलिंद जी को इसके जीवन को केवल 19 नवंबर से कोरिलेट करते हुए इतना पढ़ लिया, और उससे आपको अवगत कराया है कि आप उसके बारे में जाने, समझें और पढ़ें। इनका जो रचना संसार है, काव्य भी लिखा है इन्होंने, महाकाव्य, खंडकाव्य, फुटकर कविताएं, नाटक, निबंध, कहानी, पत्रकारिता, हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जीवन संगीत, नवयुग के गान, शीर्षक बता रहे हैं उनकी पुस्तकों के, इस शीर्षक में ही राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है, विस्तार से नहीं बताऊंगी। जीवन संगीत, नवयुग के गान, बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्ति के स्वर, नई किरण, पूर्णा, अंतिमा, ये इनके काव्य संकलन है। इसके अलावा जो इनका खंड काव्य है वो है स्वतंत्रता की बलिवेदी। जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, उन क्रांतिकारी वीरों का एक प्रति समर्पित ये एक संस्मरण ग्रंथ है। स्वतंत्रता की बलिवेदी, मृत्युंजय मानव गणेश, वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान, महापुरुषों की याद भी एक प्रकार की राष्ट्रीय चेतना है। फिर इनके जो नाटक हैं, नाटक एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी अनुभूति को और लोगों के बीच में चेतना को जागृत करने के लिए एक बहुत ही सरल माध्यम के रूप में अपना सकते हैं, और इसी सरल माध्यम के रूप में ही इन्होंने अपनाया था मिलिंद जी ने। तो इनके जो नाटक हैं वो भी नाटक भी पूरा देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण विषय वाले हैं। जैसे एक उनका नाटक है शहीदों को समर्पण, जो देश के जितने भी शहीद हुए हैं उनके प्रति इन्होंने अपना श्रद्धा भाव इनके प्रति दिखाया है।
इसके अलावा अशोक की समर आशा, क्रांतिवीर चंद्रशेखर, तो जय जनतंत्र, ये सब इनके नाटक हैं। इसके अलावा उनके जो निबंध हैं, निबंधों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनके निबंध हैं, उनके संस्मरण साहित्य है, और उन्होंने इसके अलावा क्रांतिकारी तात्या तोपे पर केंद्रित एक उपन्यास भी लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय चेतना है, वो राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में जो हमें याद आए जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी, उन जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी को मुझे आपके सम्मुख तक पहुंचाना था। और एक बात और पहुंचानी थी, जिसको बात संकेत दे करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, वो है हम प्रेमचंद की तरफ थोड़ा आपको ले चलना चाहते हैं। प्रेमचंद के जब्तशुदा साहित्य के संदर्भ में प्रेमचंद के सोजे वतन आदि की चर्चा हुई। प्रेमचंद जिनको कलम का सिपाही कहा जाता है, उनके सर्जनात्मक लेखन के स्थान पर, उनके वैचारिक लेखन पर अगर हम दृष्टिपात करें, अर्थात उनके द्वारा लिखे गए निबंधों को अगर हम देखें, तो उनके सारे के सारे निबंध मानसिक पराधीनता, स्वाधीन भारत, बच्चों को स्वाधीन कैसे बनाएं, शिक्षा और राजनीति, ये सब इनके निबंधों के विषय हैं। और अपने इस वैचारिक लेखन के माध्यम से प्रेमचंद बहुत ही तन्मयता से भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें कितना सफल हुए, कितना नहीं सफल हुए, यह मूल्यांकन करने का यह अवसर नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो कम समय है उसमें मैंने बहुत सारी बातों को रखने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि बीज रूप में अपनी विचारों से आपको अवगत कराऊं। हमारे बीच में जिन वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, वे सभी अपने अपने एंगल से, अपने अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। खासतौर से जो आदिवासियों पर बातचीत हो रही थी, तो मुझे आदिवासियों पर बातचीत जब हो रही थी तो थोड़ी उम्मीद थी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जिन आदिवासियों ने भाग लिया, उनके भीतर जो राष्ट्रीय चेतना थी, वहाँ पर कैसे उसका प्रचार प्रसार था, थोड़ा उस पर भी बातचीत आएगी। तो मैडम, हम थोड़ा सा आशा भरी निगाहों से आपको देख रहे थे, लेकिन आपने आदिवासी संस्कृतियों के बीच में जो सर्व कल्याण, सर्व मंगल की भावना थी, उस पर हमारा ध्यान दिलाया, और कम से कम हम सभी के बीच में आदिवासियों के योगदान को याद करने का एक जरिया उपलब्ध कराया। हम सभी आज के मंच को सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों का स्वागत करते हैं, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।